अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम की बॉटम लाइन है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो आईने पाकिस्तान से वफ़ादार हैं या सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से जो उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन भी हैं। और हमारी क्रूशल लाइन ये है कि सोशल मीडिया अब निशाने पर आ रहा है। पहले हुकूमत ने कोशिश की कि वो मैस मीडिया को अपने जंजीरों का निशाना बनाए, जब अभी उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन अब सोशल मीडिया भी लगता है कि निशाने पर आ चुका है और उससे भी गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। इसलिए और हमारे प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा ट्वीट लाइन है, उसमें हम आपको दिखाएंगे एक वेबसाइट जिसका नाम है बोलो भी, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपने हकूक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाएं, बोलें इस पर। और ये भी हमारे उससे क्रूशल लाइन से रिलेटेड ही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आजकल बोल रहे हैं कि उसकी आवाज़ हुकूमत के कानों तक भी पहुंच रही है और मजबूर कर रही है हुकूमत को ऐसे कवानीन बनाने पर कि वो इन सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को भी कंट्रोल कर सके। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे हमारे आज के जो बॉटम लाइन से यूसुफ रज़ा गिलानी आइन से मुखलिस हैं या आसिफ अली ज़रदारी से। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बाबर सत्तार साहब जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, कानूनदान भी हैं, और उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा पिछले दिनों अखबारात में, जिसमें उन्होंने बताया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या क्या गलतियां कर रहे हैं इस केस में, जिसकी हेयरिंग कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी और डे टू डे हेयरिंग ये जारी है। और जब इसका फ़ैसला हो जाएगा, जिस दिन इसका फ़ैसला आ जाएगा उस दिन इसकी हेयरिंग ख़त्म होगी, अब इसमें कोई गैप नहीं आएगा। और इसी सिलसिले में हम इस पर बात करना चाह रहे हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है, वो हर जगह जाकर तकरीरें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो स्विस हुकाम को ख़त नहीं लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद। और उनके वकील एतजाज़ हसन ने भी एक बड़ी मजबूत पोजीशन ली हुई है और उनका ये कहना है कि वही जज जिनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कही जा रही है वही जज इस केस को सुन रहे हैं, तो मुद्दई ख़ुद जज नहीं बन सकता। उनकी इस दलील में कितना वज़न है और वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं और उसकी वजह सियासी है या कानूनी, इस मौजू पर बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है और इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के इदारों में जो बाहमी चपकलश जारी है बहुत अरसे से, उस पर काफ़ी असरात मुरतब होंगे जो भी फैसला आएगा। इसीलिए हमने दावत दी है बाबर सत्तार साहब को। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने लिखा कि 5 ग्लेयरिंग जो हैं वो फ्लॉज हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे दिया है अदालत में। ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्या हैं वो उनकी जो 5 गलतियाँ आपके ख्याल में। जी अब्सार साहब, देखिए जो जवाब दिया है वो उसका फ़ैसला तो अदालत करेगी बहरहाल, लेकिन एक कहावत है कि जो मुश्किल मुकदमे हैं वो बुरा कानून पैदा करते हैं, क्योंकि मुश्किल मुकदमे वो होते हैं जिनके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और अगर उन्हें अदालतें ज़हन में रखें तो फिर कानून कई दफ़ा ख़राब हो जाता है। तो वो मैंने निशानदही करने की कोशिश की उस कानूनी ढांचे की जो ख़राब हो सकता है अगर जो एतजाज़ साहब ने बातें प्राइम मिनिस्टर के डिफेंस में रेज़ की हैं अदालत उज़्मा के सामने, अगर उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा मसला ये है कि लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब समझे नहीं कि ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें बुनियादी सवाल क्या है। और अगर आप उनका जवाब पढ़ें तो उसमें लिखा है कि क्या मुझे ये फ़ैसला के ऊपर अमल करना चाहिए था या क्या इस फ़ैसले पर अमल किया जा सकता है। ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कंटेम्प्ट की और इससे पहले एनआरओ इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग्स हैं, ये इस इज़म्पशन पे चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ़ाइनल फ़ैसला था उसके ऊपर अमल दरामद तो हर हालत में करना था। सो सवाल ये नहीं है कि क्या अमल किया जा सकता था या नहीं, या क्या इन्हें करना चाहिए था नहीं, सवाल खाली ये था कि कोई ऐसी वजह ये बता सकते हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने नहीं अमल किया और इन्हें सजा ना दी जाए। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शायद समझ नहीं सके, आप वाकई ये समझते हैं कि वो समझ नहीं सके या इसको वो एक सियासी इशू बनाना चाहते हैं? अब्सार साहब, मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आम गुफ्तगू है उसमें बड़ा ऑब्वियस है ये चीज़ कि वो ख़त नहीं लिखना चाहते। जो मर्ज़ी उसकी कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस हों, कानून कहता है वो लिखें या ना लिखें, या फिर उन्हें जेल जाना पड़े। वो दोनों तरह की बात कर चुके हैं कि अगर मैं जेल जाना हो तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ इस मसले में। लेकिन जो जिस तरह से इसे उलझाया जा रहा है कानूनी तौर पर, उसका नुकसान मैं तो निशानदेही ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका नुकसान हमारे आईनी ढांचे को भी होगा, हमारे इदारों को भी होगा और सुप्रीम कोर्ट को भी होगा। कि किस तरह से अगर वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा हो जाती है तब भी नुकसान होगा, अगर सज़ा नहीं होती तब भी नुकसान होगा? अब साथ देखिए, एक तो कंट्रोवर्शियल, हर चीज़ कंट्रोवर्शियल हो गई है इस मुकदमे की वजह से। सो बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट
को पहले इन्हें सजा दे देनी चाहिए थी। बहुत सारे लोगों का ये व्यू है कि प्राइम मिनिस्टर चूंकि अदालतों में पेश हो रहे हैं तो इस वजह से उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए। सो जो बुनियादी इशू है वो तो ये है कि क्या अदालत उज़्मा के अलावा कोई और इदारा या कोई और शख्स ऐसा है जो अदालत के फैसलों की इंटरप्रिटेशन और आइन की इंटरप्रिटेशन करेगा। ये एक बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में पैदा हो गया और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट भिजवा दिया जाए। सो जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स का स्ट्रक्चर है कि जुडिशरी एक काम करती है, पार्लियामेंट एक काम करता है और एग्जीक्यूटिव एक काम करता है, उसके अंदर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है इन दलीलों के साथ। अच्छा, अब केस की हेयरिंग दोबारा शुरू होगी सुबह, तो ये बताइएगा कि इसमें आपके ख्याल में कितने दिन मजीद लगेंगे, क्योंकि हफीज़ पीरज़ादा जैसे वकील हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब जो होना है वो हो जाए, इतना अरसा लंबा लटकाया हुआ है। एस एम ज़फ़र साहब ने भी एक बयान दिया है। लोगों के जहनों में सवालात हैं कि ये जो इतना लंबा बहरान चला है, इससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालात पर भी बुरे असरात पड़े हैं। तो आपके ख्याल में ये फौरी फ़ैसला होना चाहिए या अभी सब्र से काम लेके इसमें जितने कानूनी नुकात हैं या जितने कानूनी पहलू हैं सब पर सैर हासिल बहस एक दफ़ा हो जानी चाहिए? अब सार साहब, बहस तो सुन लेनी चाहिए अदालत को, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि अब प्राइम मिनिस्टर इशू रेज कर रहे हैं फेयर ट्रायल का, ठीक है, और वो इसीलिए रेज किया जा रहा है कि आप इस सारी प्रोसीडिंग को कंट्रोवर्शियल बना दें। और अगर एक तरफ आपने फेयर ट्रायल की बात की हुई है और दूसरी तरफ अगर ये फाजिल बेंच जल्दी में कोई फैसला देता है तो वो कहेंगे देखिए हम तो पहले कह रहे थे कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला। तो आपका कहना यह है कि फाजिल बेंच को इस वक्त जल्दी नहीं करनी चाहिए, चाहे दबाव भी आ रहा है मीडिया से या सिविल सोसाइटी से या वकीलों की तरफ से, कुछ हल्कों की तरफ से, कि जी इसका जल्दी से फैसला करें, वो नहीं करना चाहिए? अब सार साहब, बात ज़रूर सुननी चाहिए लेकिन उसे टाइम लिमिट के साथ सुनना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि देखिए आपको हम एक दिन दे रहे हैं पूरा, आप बहस कर लें लेकिन इस टाइम के अंदर अपनी बहस खत्म करें, क्योंकि बहरहाल एक वकील की जो प्रोफेशनलिज्म है उसका ये भी तकाजा है कि आप अदालत के टाइम को मद्देनजर रख के अपनी बात बयान कर सकें। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि फेयर ट्रायल की बात अब होना शुरू हो गई है। एतजाज़ हसन साहब ने भी कहा है कि मुद्दई जज नहीं बन सकता। क्या ताल्लुक है दोनों का? क्या मुद्दई जज बन सकते हैं या नहीं बन सकता? अब सार साहब, दोबारा से एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है। देखिए फेयर ट्रायल जानबूझ के मुझे लगता है, क्योंकि 10A जो है उसमें ड्यू प्रोसेस की बात है, लेकिन ड्यू प्रोसेस जब से ये मुल्क बना और उससे पहले हम कॉमन लॉ फॉलो करते हैं, हमेशा से ड्यू प्रोसेस, नेचुरल जस्टिस कॉमन लॉ का हिस्सा रहा है और अदालतों ने इसे इंप्लीमेंट किया है। कुछ ऐसे कवानीन हैं जिस तरह SM ज़फ़र साहब ने भी फरमाया कि जिसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री लॉ के नीचे हो जाता था, उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिलता था, अपील नहीं मिलती थी। उस चीज़ को केटर करने के लिए इसे आइन का हिस्सा बनाया गया ताकि बता सकें कि इसका दर्जा जो है इस राइट का वो इतना ऊपर है। सो इससे कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। अब जो बात एहसास साहब कह रहे हैं, अगर आप वो मान लें, इसका मतलब ये होगा कि हमें अपना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेंज करना पड़ेगा। रोज़ शो कॉज नोटिस इशू होते हैं जिसमें काफ़ी सारे इदारे, आप तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ले लें, शो कॉज नोटिस इशू करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और उसके बाद फैसला देते हैं और उसके बाद वो फैसले अपीलों में जाते हैं। वो सारे का सारा मसला खत्म हो जाएगा इसके बाद, अगर आप इनकी बात मान लें। कंटेम्प्ट लॉ जो है वो कहते हैं कि कंटेम्प्ट एक मसला है कंटेम्पनर और अदालत के दरमियान, तो फिर तो जब भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी जज उसमें पार्टी होंगे। ठीक, अब ये जज कैसे पार्टी हैं? एक अदालत उज़्मा का फैसला था, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये रूटीन की जुडिशल प्रोसीडिंग्स होती हैं कंटेम्प्ट में कि जिस अदालत ने फैसला दिया हो, अगर उसका फैसला पे अमल ना हो तो जो जिसके हक में फैसला हो वो जाता है अदालत के पास और कहता है आपने ये फैसला दिया, इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें। अगर एतजाज साहब की दलील मान ली जाए तो इसके बाद कभी भी जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें जज पार्टी समझे तस्वर किए जाएंगे।